अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस विरसा। हमने अपनी पिछली एपिसोड्स के अंदर एक सिलसिले का आगाज़ किया था जिसके अंदर हम लाहौर के अंदर मौजूद मुगलिया दौर की मुख्तलिफ इमारात जो कि मुगलिया दौर की ख़वातीन से मुंसलिक हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे थे। और आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए पहुँचे हैं मलका नूर जहाँ के मकबरे पर, जो कि लाहौर के इलाके शादरा में मौजूद है। तो आइए इस एपिसोड के अंदर हम जानते हैं कि कौन थी नूर जहाँ और ये मकबरा कैसे बना, कब बना और किसने बनवाया, और नूर जहाँ की ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए और आगाज़ करते हैं आज के एपिसोड का। नूरजहाँ का जन्म नहायत ही अजीबो गरीब हालात के अंदर हुआ था। उनके वालिद गयास बेग का ताल्लुक ईरान के शहर तेहरान से था। तेहरान में वो उमरा में शुमार किए जाते थे, लेकिन फिर कुछ नामसाइद हालात के बाद उनको ईरान से हिंदुस्तान हिजरत करनी पड़ी। और सैयद मोहम्मद लतीफ़ जो कि बहुत मारूफ हिस्टोरियन हैं 19वीं सदी के आखिर के, उनके मुताबिक नूरजहाँ का जन्म उस हिजरत के सफ़र के अंदर हुआ था जिसके थ्रू उनके वालिद और उनकी वालदा तेहरान से हिंदुस्तान आ रहे थे। उनके वालिदैन इस कदर खौफज़दा हुए कि गुर्बत और नामसाइद हालात की वजह से वो इस बच्ची की परवरिश नहीं कर पाएंगे, तो वो उसको वहीं पर छोड़कर चले गए। उसी काफ़िले के अंदर शहंशाह अकबर के एक बहुत करीबी साथी भी मौजूद थे, और सैयद मोहम्मद लतीफ़ के मुताबिक इस साथी ने उस बच्ची को देखा तो उन्हें वो बड़ी प्यारी लगी। तो उन्होंने कहा कि इसको कैसे छोड़ के चले गए उसके माँ बाप। तो उन्होंने उस बच्ची को उठाया और उसके माँ बाप को ढूंढने लगे। जब उन्होंने ढूंढा तो उन्हें पता लगा कि इस बच्ची के वालिदैन जो हैं वो तेहरान के उमरा में से हैं, तो वो उनके साथ बातचीत करने लगे और इस तरह नूरजहाँ जो है वो वापस अपने माँ बाप से मिल गई। और हिंदुस्तान आने पर अकबर के साथी ने उनका इंट्रोडक्शन जो है वो शहंशाह अकबर से करवाया। इस तरह गयास बेग अकबर के काफ़ी करीब हो गए और उनको उनके दरबार में ओहदा भी मिला, और बाद में नूरजहाँ और उनकी वालदा भी हरम के काफ़ी करीब हो गई। और इस तरह छोटी सी नूरजहाँ, जिसको उसके वालिदैन ने काफ़िले में अकेला छोड़ दिया था, वो मुगलिया शाही हरम तक पहुँच गई और यहीं पर उनकी परवरिश हुई। जब वो जवान हो गई तो शहंशाह अकबर ने उनका रिश्ता अपने ही दरबार में मौजूद एक नौजवान अफसर अली कुली बेग से कर दिया। लेकिन एक दिन का वाक़या है कि शहज़ादा जहांगीर जब हरम के अंदर गए तो उनकी नज़र नूरजहाँ पर पड़ गई और नूरजहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। इस बात की जब भिनक शहंशाह अकबर को पड़ी तो वो बड़े परेशान हुए और इससे नाराज़ भी हुए। तो उन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए, इस सिलसिले को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, उन्होंने नूरजहाँ की शादी जल्दी जल्दी अली कुली बेग से करवा दी, जो कि उस ज़माने में बंगाल में तैनात किए गए थे। तो इस तरह नूरजहाँ शाही हरम से बंगाल भिजवा दी गई। इस शादी के बदले अली कुली बेग को बंगाल में बहुत सारी जायदाद भी दी गई ताकि अली कुली बेग वहीं रहें और उनकी नई बेगम भी वहीं रहें और वापस कभी हरम में मत आए। और कई तारीख दानों के मुताबिक ये वो वाक़या हो सकता है कि जिससे अनारकली का अफसाना भी निकल कर बाहर आया, क्योंकि अगर हम अनारकली की कहानी पर भी गौर करें तो उसके अंदर भी कुछ यही होता है कि शहज़ादा जहांगीर को हरम में मौजूद एक लड़की पसंद आ जाती है और शहंशाह अकबर उससे बहुत गुस्सा होते हैं और फिर बिलाखिर वो अनारकली को कत्ल करवा देते हैं, या मुग़ल आज़म फ़िल्म के मुताबिक वो उसे कहीं दूर भिजवा देते हैं। तो कई तारीख दानों का ये भी अंदाज़ा है कि नूरजहाँ ही असल में अनारकली थी और इस वाक़े से वो पूरी कहानी, वो पूरा अफसाना निकला है। और शादी के बाद नूरजहाँ अपने शौहर अली कुली बेग के साथ बंगाल चली गई। वहाँ पर ही उनकी बेटी लाडली बेगम का भी जन्म हुआ, जो कि इसी मकबरे में उनके साथ ही दफन है। लेकिन जब शहंशाह अकबर की वफ़ात के बाद शहज़ादा जहांगीर बादशाह जहांगीर बने तो उन्हें एक दफ़ा दोबारा नूरजहाँ की याद आई। तो उन्होंने एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की हरकत की। उन्होंने अपने सौतेले भाई कुतुबुद्दीन को भेजा अली कुली बेग के पास और उससे ये कहा कि वो अली कुली को ये कहे कि अपनी बीवी तुम मेरे साथ भेज दो, क्योंकि शहंशाह चाहते हैं कि वो तुम्हारी बीवी से शादी करें। अब जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बात सुनने के बाद अली कुली बेग जो है वो गुस्से से आग बगोला हो गए और उन्होंने कुतुबुद्दीन को वहीं पे कत्ल कर दिया।
जिसके बाद जो कुतुबुद्दीन के साथ शाही गार्ड्स थे उन्होंने अली कुली बेग का कत्ल कर दिया और वो नूरजहाँ को उठाकर बादशाह के पास ले आए। लेकिन इस सारी ट्रेजेडी के बाद शहनशाह का मूड बदल गया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं नूरजहाँ के साथ शादी नहीं कर सकता। तो तकरीबन 4 साल के अरसे के लिए नूरजहाँ शहनशाह जहांगीर से दूर रहीं। हरम के अंदर ही थी लेकिन शहनशाह जहांगीर की नज़रों से दूर थी। लेकिन फिर एक शब जब जश्न नौरोज़ मनाया जा रहा था तो उस दिन दोबारा शहनशाह जहांगीर की नज़र नूरजहाँ के ऊपर पड़ी और वो जो प्यार था बचपन का, नौजवानी का, वो एक दफ़ा दोबारा जाग गया और फिर इस मौके पर उन्होंने नूरजहाँ से शादी की। और इस पॉइंट से शुरू होता है नूरजहाँ का सफ़र, जो कि मलका नूरजहाँ वाला सफ़र था और एक तवील अरसे तक जारी रहता है। इस पॉइंट पर नूरजहाँ हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर तरीन खातून बन चुकी थी और उनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस थे जो उनके शौहर के पास भी थे। वो सारे इख्तियारात जो उनके शौहर के पास थे वो उनके पास भी थे, सवाए एक जुमे का खुतबा जो कि शाही खुतबा होता था। उसके अलावा मलका के पास तकरीबन बादशाह वाले सारे इख्तियारात मौजूद थे और इसका फ़ायदा न सिर्फ मलका को हुआ बल्कि मलका के ख़ानदान वालों को भी इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। जिस तरह कि हमने अभी उनके वालिद ग़ियास बेग की बात की है, शहनशाह जहांगीर के ज़माने में ग़ियास बेग को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर यानी कि वज़ीर आज़म भी बनाया गया था और उनको अपना अलम भी दिया गया और उनको पूरी शान और शौकत से नवाजा गया। इसके अलावा नूरजहाँ के भाइयों को भी बहुत सारे बड़े बड़े ओहदे और इख्तियारात दिए गए। और नूरजहाँ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब उनके वालिद ग़ियास बेग को वज़ीर आज़म बनाया गया तो उन्हें मुगलिया दरबार के अंदर उनकी अपनी ड्रम साउंड भी असाइन की गई, यानी जो नगाड़ा बजाया जाता है, ढोल बजाया जाता है। और ये बहुत रेयर एक चीज़ थी कि किसी गैर मुगलिया शहज़ादे या बादशाह के अलावा किसी शख्स को ये शर्फ बख्शा जाए। इसके अलावा नूरजहाँ के बड़े भाई शाइस्ता खान को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। नूरजहाँ के एक दूसरे भाई आसिफ जा को 9,000 फ़ौजियों की कमांड दी गई और इसके अलावा नूरजहाँ की एक नर्स थी जिनका नाम था दिलाराम, उनको सदरुन्निसा बनाया गया, यानी कि हरम के अंदर जो ख़वातीन है उनका एक तरह से चेयरमैन या प्रेसिडेंट वगैरह बनाया गया। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नूरजहाँ, मलका नूरजहाँ की पावर कितनी ज़्यादा थी और उनके पूरे ख़ानदान ने इस रिश्ते से कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाया था और उनकी पावर पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के अफेयर्स के अंदर कितनी ज़्यादा थी, क्योंकि वो सब के सब शहनशाह जहांगीर के इतने क्लोज थे और उनके इतने करीब थे। और जैसे जैसे साल गुजरते रहे वैसे वैसे मलका की ताकत में भी इजाफा होता रहा। दिन ब दिन मलका ताकतवर से ताकतवर होती गई। शहनशाह जहांगीर बहुत सारी वजूहात की वजह से मशहूर हैं, जिनमें से एक चीज़ जो है वो उनकी रंगीन मिजाजी भी है और उनकी रंगीन मिजाजी के चलते हुए उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी या जो उनकी सलाहियतें थी स्टेट को चलाने की, वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मलका नूरजहाँ ने ये सारी ताकत, ये सारी पावर इस मुल्क को चलाने के लिए अपने लिए महफूज कर ली और वही इस पूरे हिंदुस्तान को चला रही थी एक्चुअल में। इस मौके के ऊपर इस टाइम पर हिस्ट्री में मलका नूरजहाँ हिंदुस्तान की बाकायदा हुक्मरान थी। शहनशाह जहांगीर सिर्फ नाम के बादशाह थे, जबकि सारी असल पावर और ताकत जो है वो मलका नूरजहाँ के पास थी। मलका नूरजहाँ के पास ये एजाज़ भी मौजूद है कि उनके नाम के सिक्के भी जारी किए गए थे। ये वो एजाज़ है जो सिर्फ मुगलिया दौर के अंदर मुगलिया बादशाहों को ही हासिल था, लेकिन मलका नूरजहाँ के नाम के सिक्के भी बनाए गए थे उस दौर के अंदर। लेकिन ये पावर, मगर जिस तरह हर उरूज को ज़वाल है, उसी तरह इतनी ताकतवर मलका नूरजहाँ की ताकत को भी ज़वाल आया। जब शहनशाह जहांगीर के आखिरी अय्याम करीब आए तो मलका नूरजहाँ को लगा कि अब उनकी ताकत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इस एफ़र्ट में कि वो अपनी ताकत को रिटेन कर सकें, इस पावर को रिटेन कर सकें, उन्होंने कुछ चालें चलने की कोशिश की जो कि बिलाखिर नाकाम हो गई। हम सबको मालूम है कि शहनशाह जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहाँ बादशाह बने, लेकिन जब अभी ये बहस चल रही थी और ये अंदरूनी साजिशें चालें चल रही थी कि कौन नया बादशाह बनेगा, तो नूरजहाँ जो हैं वो उस टाइम पर मिर्ज़ा शहरयार के लिए जो है वो कोशिशें कर रही थी, क्योंकि मिर्ज़ा शहरयार के साथ शादी हुई थी उनकी बेटी लाडली बेगम की और वो चाहती थी कि मिर्ज़ा शहरयार जो है वो अगला बादशाह बने मुगलिया सल्तनत का। लेकिन बिलाखिर शाहजहाँ जो है वो बादशाह बन गए और उसके बाद मलका नूरजहाँ को उमूर सल्तनत से यकसर जो है वो साइड लाइन कर दिया गया और उनकी तमाम ताकत और उनका तमाम इख्तियार उनसे ले लिया गया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम जो हैं वो सरकारी वजीफ़े के ऊपर गुजारे, जो कि काफ़ी हेफ्टी था उस टाइम पर। तकरीबन 2 लाख रुपए सालाना के करीब उनका सरकारी वजीफ़ा था, जिसके ऊपर उन्होंने अपने आखिरी अय्याम गुजारे और सन 1638 के अंदर
उनका इंतकाल हुआ और उन्हें इस मकबरे के अंदर दफनाया गया, जो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद बनवाया था। और आप इस मकबरे की वसअत से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मलका नूरजहाँ कितनी ताकतवर थी। यह मकबरा उन्होंने अपने लिए खुद बनवाया था और उनकी शान के बिल्कुल शायान शान था। इसके अलावा नूरजहाँ ने एक बहुत खूबसूरत मकबरा आगरे में भी बनवाया था अपने वालिद साहब के लिए, ग़ियास बेग, जिनको उस टाइम पर ख़िताब मिल चुका था एतमादुद्दौला का। और ये आगरा की चंद खूबसूरत तरीन मकबरों में से एक है। ताज महल के अलावा भी आगरा के अंदर जो मशहूर मुगलिया साइट्स हैं उनमें से एक एतमादुद्दौला का मकबरा भी है, और दूसरा ये नूरजहाँ ने अपने लिए बनवाया था और यहीं पर बिल आखिर उनको उनकी वफ़ात के बाद दफन किया गया। लेकिन आने वाली सदियों में इस मकबरे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर इस मकबरे के ऊपर मुख्तलिफ़ हमले भी हुए। इसके ऊपर से लोग कीमती सामान चोरी करके ले गए, जो इसकी आराइशी सामान इसके ऊपर लगा हुआ था उसको लोग निकाल के ले गए, और ये मकबरा तकरीबन लोगों की मेमोरी से बिल्कुल निकल चुका था। अनलाइक जो जहांगीर का मकबरा है, जो कि लाहौर के मैप्स पे हमें बाकायदा नज़र आता है, ये मकबरा लाहौर की 19वीं सदी के ये कुछ मैप्स के अंदर मौजूद ही नहीं है। और ये एक बड़ी ही आयरॉनिक बात है, आप इसे कह लें, कि इतनी ताकतवर मलका जिसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया इतने साल, जब उसकी वफ़ात हुई तो उसके बाद उसका मकबरा भी किसी को याद नहीं रहा। तो ये एक सबक है हमारे लिए भी कि हम अपनी ज़िंदगी में इतना गरूर मत करें कभी किसी चीज़ के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, अपने माल के ऊपर या किसी भी और चीज़ के ऊपर, क्योंकि आखिर एक दिन हम सबको मट्टी में ही मिल जाना है या इस दुनिया से चले जाना है। और उसके बाद जो कुछ होता है इंसान की चीज़ों के साथ या तारीख़ जो इंसानों के साथ करती है, वो अक्सर इतना अच्छा नहीं होता। तो इससे आई थिंक ये सबक भी हम सबको लेना चाहिए। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं इस मकबरे की उस बेसमेंट में जहाँ पे मलका की असल कब्र मौजूद है। और अब हम मौजूद हैं इस बेसमेंट के अंदर। तो आइए चलते हैं उस जगह के ऊपर, उस चेंबर के अंदर जहाँ पर मलका की असल कब्र मौजूद थी। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक लंबा रास्ता है जो उनकी कब्र की तरफ जाता है। वो जो आप छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हैं, उसके अंदर वो कमरा है जहाँ पर मलका की असल कब्र मौजूद है। लेकिन इससे पहले हम इस चेंबर के बाहर मौजूद कुछ चीज़ों के बारे में भी बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मोहम्मद आमिर साहब, जो कि इस मकबरे के ऊपर एज अ गाइड काम कर रहे हैं। तो आमिर साहब, अगर आप हमें बताना चाहें इस जगह के बारे में कुछ। जी सर, ये मकबरा जंगीर में जाती थी सुरंग, उधर से शाही किले जाती थी। तो कहने के मेन रास्ता जो थे ना वो अंडरग्राउंड ही जाते थे, यानी कि महारानियाँ वगैरह जो थी ना सेफ्टी रास्ता उन्होंने ये बनाया हुआ था। जंग के दौरान भी चले जाते थे, और वो क्या कहते हैं वैसे भी नॉर्मल जो उनकी वो महारानियाँ वगैरह थी वो नीचे वाला रास्ता इख्तियार करते, ऊपर वाला काम ही करते वो, क्योंकि वो सेफ रास्ता उन्होंने बनाया हुआ था। ये मकबरा जंगीर उधर से शाही किले। और इधर आएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये सुरंग जाती थी सर के शेखपुरे हिरमना, यहाँ से। जब मुगलों का दौर ख़त्म हुआ तो सर उनको सिखों का दौर आ गया रंजीत सिंह का, तो उन्होंने सारी ये फिर ये ना जो थी ना बंद कर दी सुरंग, इधर से भी उधर मकबरे से भी। तो ये सर किस तरह का बनाया गया है, जब इंसान आते हैं तो स्पेशली जो कि जैसे सलाम करें या ना करें, इस तरह जो ये कहना था ऑटोमेटिकली क्या सलाम हो जाए। ये देखिए आप जो कि अदब के लिहाज से आपने सलाम कर दिया। ठीक है जी। तो इस दरवाज़े को इतना छोटा रखने का मकसद ये है कि कोई भी आदमी अगर मलका की कब्र के ऊपर आ रहा है और वो मलका की कब्र को विज़िट करना चाहता है तो वो झुक के आए। हाँ जी, अदब के लिहाज से सर। हाँ जी, तो ये एक पैगाम है कि मलका हिंदुस्तान मरने के बाद भी मलका है, और जब भी आप उसकी कब्र के पास आएंगे तो आपको झुक कर आना पड़ेगा। अच्छा जी, तो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं एमए हिस्ट्री आसिफ साहब, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए हिस्ट्री किया हुआ है। इसके अलावा ये पुराने लाहौर के रहायशी भी हैं, तो ये यहाँ पर रहे भी हैं काफ़ी अर्से से, तो हम इनसे भी जानते हैं इस जो हॉल है इसकी कहानी और इसके डिज़ाइन के बारे में, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो थोड़ा सा आसिफ साहब आप अगर हमें बता सकें इस डिज़ाइन के बारे में। जी जी जी। तो देखें जी, जो आप जो देख रहे हैं ना ये कब्र, ये इधर बॉक्स है दो, जिस पे नूरजहाँ और उसकी बेटी की लाडली बेगम की कब्र जो उनसे ना जंजीरों में लटकी थी, और जिनसे ख्याल किया जाता है वो सोने की जंजीरें,
उसके बाद मुगलिया दौर में जो जंगें उसमें जिसके हाथ है वगैरह वो जो ले गए चीज़ें, बाद में बॉक्स नीचे आ गए थे। फिर 1988 में जब ये फ्लड आया ना, तो फिर ये चीज़ें नीचे बैठ गई थी। बाद में ये फ्लोर जो था ना, बाद में इसको बनाया गया। और जहाँ पर आप जंजीर देख रहे हैं, ये सारी कब्र है। ये नूरजहां उसकी बेगम लाडली बेगम की, और लाडली बेगम जो उसका पहला नूरजहां का हस्बैंड था शेख अली कुली खां, उसके यानी कि उसकी बेटी थी। और उसका दूसरा नाम शेर अफगन भी था। अच्छा, अब जो इस तरफ से हमें पता चला है कि ये सूरज की रोशनी जौन सी है ना, उसकी पहली किरण इधर पड़ती है, और जब मगरब का टाइम होता है तो वहाँ से किरणें आती हैं। वो पीछे से आपका आप रोशनदान आप देख सकते हैं, वो पीछे जो सामने हमें रोशनदान दिखाई दे रहा है, वहाँ से कब्रें। यानी कि इसका एक ख्याल किया जाता है कि ये सूरज की किरणें यहाँ से पहले सलाम करती हैं, और वहाँ से उसको अलविदा कह के और इसी रास्ते से सूरज की किरणें वापस चली जाती हैं। इस एक तो इसका ये पर्पस हो गया ना सूरज की किरणें। तीसरा ये वेंटिलेशन है। ये हर किस्म की एयर क्रॉसिंग के लिए ना ये तीनों वेंटिलेशनें रखी गई हैं। और उसके आप देख सकते हैं कि ये बड़ा कदीम इस वक्त तकरीबन मकबरा है, और इसकी सारा यही इसकी हिस्ट्री है जो मैंने आपको बताई। सो यहाँ पर जो ओरिजिनली जो इनकी कब्र बनवाई गई थी नूरजहाँ की, वो अभी हमारे साथ आमिर साहब ने भी स्टोरी ये शेयर की थी कि मलका नूरजहाँ को जो है वो अंधेरे से बहुत डर लगा करता था। तो उन्होंने मरने से पहले ये शर्त रखी है, वसीयत की, कि जब उनको दफनाया जाए तो ना उनको ज़मीन में दफनाया जाए और ना उन्हें आसमान में रखा जाए। तो फिर उसका जो सलूशन निकाला गया वो ये था कि उनका जो ताबूत था उसको यहाँ से, जो अभी आसिफ साहब ने आपको निशानात दिखाए हैं कब्रों के, यहाँ से लटका दिया गया था। और वो यहाँ पर सक्राफिकस या ताबूत जो है वो बीच में लटका हुआ था काफ़ी अरसे तक। फिर आने वाले वक्त और उसको लटकाया गया था सोने की ज़ंजीरों के साथ। तो फिर वक्त के साथ साथ जो है वो ज़ंजीरें चली गई, वो सारी कीमती चीज़ें जिसके साथ वो ताबूत वो सजाया गया था वो भी चली गई। और फिर बिल आखिर जो है उनको यहाँ पर दफना दिया गया। लाडली बेगम और नूरजहाँ दोनों की कब्रें इसी तरह थी यहाँ पर, और फिर बिल आखिर उन्हें यहाँ पर नीचे दफना दिया गया। फिर सन 1988 में, जैसे कि आसिफ साहब ने अभी बताया, कि यहाँ पर एक सैलाब आया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये, अगर आप नीचे देखेंगे तो पूरे फ़र्श के ऊपर सीमेंट का ये अब काम कर दिया गया है, क्योंकि कब्रें जो है वो बैठ चुकी थी उस टाइम पर। तो अब कब्रों की निशानदही के लिए ये यहाँ पर जो है वो कॉलम्स लगाए गए हैं और यहाँ पर जंजीरें लगाई गई हैं, ताकि कोई एक्सीडेंटली जो है इस कब्र के ऊपर स्टेप ना रखते। अच्छा, इस जो सेंट्रल हॉल है जहाँ पर मलका की कब्र मौजूद है, इसका आर्किटेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़े इंटरेस्टिंग टेक्निक्स यूज़ करके इसको बनाया गया है। तो आइए उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं आमिर साहब से। जी आमिर साहब। जी सर, वो इस तरह का बनाया गया हुआ है ना, सर्दियों में ये गर्म होता है और गर्मियों में ये ठंडा होता है। तो ये डाट है पूरी सारी, इसमें कोई सरिया, कोई सीमेंट, कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं हुई। डाटों के ज़रिए ये सारा तमीर हुए। ठीक है जी। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने साल पहले, 400 साल पहले, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो बनाई गई हैं, उसके अंदर ना सरिये का इस्तेमाल किया गया है और ना किसी और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि आर्चेस की मदद से जो यहाँ पर वज़न जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर आप और चीज़ें देखें, जो ये जो नीशेज़ हैं बहुत सारी और मकबरों की तरह यहाँ पर भी मौजूद हैं, जो खाली जगह हैं। मेरा गुमान यही है कि पुराने ज़माने में यहाँ इसके अंदर भी कुछ डेकोरेटिव काम किया गया होगा, क्योंकि जितने भी मकबरे हैं उनके, और इस मकबरे के भी ऊपर आपने देखा है कि वहाँ पर भी जो है इन नीशेज़ के अंदर आर्ट वर्क किया गया है। यहाँ पे अब वो सर्वाइविंग नहीं है, लेकिन कवि के आस यही है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई डेकोरेटिव वर्क रहा होगा और इस पूरी दीवार के ऊपर नहायत खूबसूरत पेंटिंग्स की गई होंगी। और इसके अलावा जो है वो सेमी प्रेशस स्टोन का इस्तेमाल भी किया गया होगा, ताकि एक ऐसा मकबरा बनाया जा सके जो कि मलका के शायान शान हो। अच्छा जी, अब अगर हम इस मकबरे के आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लें तो एक दफ़ा आपको ज़रा जर्नल स्कीम जो है वो इसकी बता देता हूँ। ये मकबरा जो है जहांगीर के मकबरे से काफ़ी ज़्यादा मुशाबहत रखता है, और जो इसकी बेसिक बाहर वाली स्कीम है वो तकरीबन एक जैसी ही है। इसका जो डिज़ाइन है वो भी एक जैसा ही है, थोड़े बहुत फ़र्क हैं जिनके बारे में अभी हम बात करते हैं। आप अगर इसको गौर से देखें तो ये एक रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बना गया है। ये कॉन्सेप्ट है तख्त का, यानी कि
इस मकबरे को थोड़ा सा उठा के बनाया गया है, एक जैसे कोई तख्त होता है किसी बादशाह का या किसी मलका का, तो उनकी जो कब्र है वो भी एक तख्त पे बैठी हुई है, जिसका मतलब ये है कि वो ज़िंदगी में एक मलका थी और वो मरने के बाद भी एक मलका ही हैं। तो ये इस बात को जो है वो उस बात की नुमाइंदगी करता है। और अगर आप इस बिल्डिंग को देखें गौर से तो आपको यहाँ पर 7 वॉल्टेड आर्चेस नज़र आएंगी, यानी कि ऐसी 7 आर्चेस हैं जिनके अंदर खाली जगह है और बीच में एक मेन आर्च है जिसके साथ जो है वो थोड़ा सा बाहर उभरा भी हुआ है स्ट्रक्चर। और इन आर्चेस के ऊपर जो है वो लाल रंग का पत्थर लगाया गया है। ये पत्थर काफ़ी कॉमन है मुग़ल बिल्डिंग्स के अंदर, आपको ये बादशाही मस्जिद पे भी नज़र आएगा। इसके अलावा और बहुत सी साइट्स हैं जिनके ऊपर इस लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बीच में सफ़ेद पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है और कुछ डेकोरेटिव फ़ीचर्स हैं। कहते हैं कि जी पुराने ज़माने में इस पूरी दीवार के ऊपर जो है वो डिज़ाइन हुआ हुआ था और मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हुई थी कीमती, जो इस मकबरे की अहमियत को बयान करती थी। अब अगर हम थोड़ा सा आगे आ जाएं तो आपको ये देख रहा होगा कि बिल्कुल जैसे जैसे साथ साथ मकबरे के नीचे नीचे ये एक फूलों का पूरा डिज़ाइन जो है ये मकबरे की पूरी लेंथ के अंदर जो है वो बनाया गया है और ये आज तक बचा हुआ है। बीच में कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर ये अब नहीं रहा बाकी, लेकिन ज़्यादातर जो बिल्डिंग है उसके किनारों पे ये मौजूद है। तो आइए बाकी के मकबरे को देखते हैं। तो आप अगर गौर से देखें तो इसके चारों कोनों के ऊपर, यहाँ अभी हम सामने वाली साइड पे खड़े हैं तो आपको मेरे पीछे वो एक मीनार सा नज़र आ रहा होगा जो कि आधा लग रहा होगा कि आपको कि आधा मीनार है। अब इसके बारे में ये गुमान है कि हो सकता है कि एक ज़माने में जहांगीर के मकबरे की तरह यहाँ भी 4 ऊंचे खड़े हुए मीनार थे जो कि अब यहाँ पे बाकी नहीं है, लेकिन बहरहाल मीनारों जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर भी मौजूद हैं जो कि इसके चारों कोनों के ऊपर आप देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से अंदर की तरफ जाएँ तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ हम मेन साइड से जो है सामने वाली साइड से एंटर हुए हैं तो इसकी मेन आर्च का अंदर वाला हिस्सा है। अब तो इसके ऊपर जो है वो सिर्फ पत्थर ही लगा हुआ है, लेकिन काफ़ी मुहतात अंदाज़े के मुताबिक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी डेकोरेटिव फीचर्स होंगे एक ज़माने में, मुख्तलिफ़ डेकोरेशंस की गई होंगी। अब जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा बाहर वाली साइड से, क्योंकि बाहर वाली साइड के ऊपर काफ़ी काम हुआ है अभी रिसेंट रेनोवेशंस के अंदर। यहाँ अगर आप अंदर देखें तो आपको ओरिजिनल जो काम है वो नज़र आ रहा होगा। ऑब्वियसली जो डेकोरेशंस हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गई हैं। इसके अलावा जो दीवारें हैं उनके ऊपर कोई डेकोरेटिव फीचर्स नहीं है क्योंकि वो ख़त्म हो चुके हैं अब, लेकिन ये जो छत है जो इसकी आप कह सकते हैं उसके ऊपर जो है वो फीचर्स के निशान अभी भी मौजूद हैं। अब इस मकबरे का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी हम पहली आज से अंदर आए हैं तो ये एक पहला डब्बा आप इसे इस तरह से समझ लें जो कि 7 वोल्टेड आर्चेस या जो बाहर हमें नज़र आ रही थी वो भी आपस में कनेक्टेड है और फिर दोनों साइडों पे एक एग्ज़िट है। अब इसी तरह हम जब अंदर की तरफ देखेंगे तो एक और डब्बा है, ठीक है, और इस एक और डब्बे के बाद एक और डब्बा है, तो ये टोटल 4 डब्बे हैं। और इस तरह से आप अगर इसको टोटल मिलाएं तो ये 8 इस तरह के हॉलवेज बनते हैं उस साइड पे मिलाकर, और इस तरह ही कब्र की उस साइड के ऊपर भी दाएं और बाएं भी इसी तरह ये 8 जो है वो हॉलवेज बनते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड है आर्चेस के थ्रू। ठीक है जी। तो अब अगर हम और अंदर चलें तो यहाँ पर हमें अब आसार थोड़े थोड़े और ज़्यादा दिखने लगेंगे पुराने काम के। जैसे आप देख सकते हैं ये पुराना पेंट यहाँ पे मौजूद है जो कि ख़राब हो चुका है। बीच में आपको वहाँ से थोड़ा सा नज़र आएगा जो ओरिजिनल ईंट है और उसके अंदर जो लगा हुआ बाइंडिंग मटेरियल है, ये ना तो सीमेंट है और ना ही जो ट्रेडिशनल जो आजकल हम कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं वो है, बल्कि एक पुराना मटेरियल है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था जैसे कि चूना, मिट्टी, इसके अलावा दालें, और ये मुग़ल स्ट्रक्चर्स के अंदर यही जो है वो बाइंडिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था। अब जिस तरह आप देख सकते हैं, आपने बाहर वाला डब्बा देखा, अब हम दूसरे डब्बे में हैं इस टाइम पे। अब यहाँ से हम तीसरे डब्बे के अंदर चलेंगे और यहाँ पर पुराने काम के आसार और ज़्यादा नुमायाँ हो गए हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये जो फ्लोरल डिज़ाइंस हैं, जो डेकोरेटिव काम है यहाँ पर इन दीवारों पर आपको नज़र आएगा। और ये जितने इस तरह के डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं इस जगह पे भी या बाहर भी, इन सब के अंदर डेकोरेटिव काम किया हुआ था ओरिजिनली, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डेकोरेशन हुई होगी इस पूरे मकबरे के ऊपर। और अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ नज़र दौड़ाएँ
बिल्कुल ये इसके साथ साथ छत के साथ साथ उधर दीवार पे तो यहाँ पे मुकर्नस का काम भी हुआ हुआ है। तो मुकर्नस बेसिकली इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो हनी कूम्ब स्ट्रक्चर है या जो शहद की मक्खी के छत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर है। ये भी मुग़ल आर्किटेक्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पर्शियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है और हो सकता है कि बाहर वाले डब्बों के अंदर भी ये किया गया हो, लेकिन अब वहाँ पर ये मुकर्नस का काम जो है वो मौजूद नहीं है। और अगर हम इससे आगे आएँ तो ये वो मेन चेम्बर है जहाँ पर हमें इन कब्रों के सीनोटाफ्स मिलते हैं। तो सीनोटाफ बेसिकली ये प्लेटफॉर्म होता है जो कि मुग़ल मकबरों के अंदर काफ़ी कॉमन था। इसके अलावा भी दीगर मकबरों के अंदर भी ये काफ़ी कॉमन है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी 2 कब्रें। इनमें से जो एक कब्र है ये तो है मलका नूर जहाँ की और उसके साथ उनकी बेटी लाडली बेगम की कब्र है। और इस चेम्बर के अंदर भी मेरा गुमान यही है कि छत के साथ साथ यहाँ भी मुकर्नस का काम हुआ होगा जो कि अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन इसी तरह जिस तरह बाहर हमने देखा कि नीशिस के अंदर पेंट का काम हुआ हुआ था, उसी तरह यहाँ पर भी काम हुआ हुआ है। और ये जो नीचे आप पत्थर देख रहे हैं सफ़ेद पत्थर, और ये जो सीनोटाफ का भी वाइट पत्थर है, ये रीसेंट रेस्टोरेशंस के बाद इंस्टॉल किया गया है। ये ओरिजिनल इसका पत्थर नहीं है। अब अगर हम यहाँ आ जाएं तो ये है मलका हिंदुस्तान की कब्र का कतबा जिसके ऊपर जो है वो कुछ अशआर लिखे हुए हैं फ़ारसी के अंदर और काफ़ी दुख भरी शायरी है जो इसके ऊपर लिखी गई है। और इसके ऊपर भी इस तरह आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ नीशेस बने हुए हैं साइडों पे जिसके थ्रू हवा या रोशनी वगैरह आती जाती रहती है। इसके अंदर जो अशआर लिखे हुए हैं उनमें से एक शेर का मफ़हूम कुछ ये है कि ये कब्र है एक गरीब मुसाफिर की, ना इस कब्र पे कभी कोई चिराग जलेगा और ना ही यहाँ कोई गुलाब रखेगा, ना ही यहाँ पर कोई तितली का पंख जलेगा और ना ही यहाँ पर कभी कोई कोयल गाएगी। अच्छा जी, अब अगर हम इस इमारत को दरपेश कुछ चैलेंजेस और इश्यूज़ के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले तो जो आसार कदीमा की हर साइट के ऊपर हमें एक मसला नज़र आता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं और वो है वॉल चॉकिंग। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि क्या मसाइल हैं हमारे यहाँ लोगों के कि वो आसार कदीमा की साइट के ऊपर आके ऐसी चीज़ें लिख जाते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि साइट्स के ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती या इतना स्टाफ नहीं होता कि वो हर किसी की हरकत को यहाँ पे देख सके। तो ये लोग यहाँ पे अपने प्यार का इजहार कर जाते हैं, आई लव यू हुसैन, आई लव यू राबिया, नीचे यहाँ आई लव यू सायरा, सायरा काटा हुआ हो सकता है फिर प्यार ख़त्म हो गया। इसी तरह लोगों ने जगह जगह दरो दीवार के ऊपर अपने नाम उसामा डॉन, नवाबुद्दीन, तलहा चौधरी और इस किस्म की कुछ लग़्व बातें भी लिखी हुई हैं जो हम आपको कैमरा पे नहीं बता सकते। लेकिन मकसद ये है कि ये चीज़ें यहाँ पे दिखाने का कि एक तो लोगों को दिखाया जाए कि उन्होंने अगर जिस किसी ने भी ये चीज़ें लिखी हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये देख रहे हैं और आप शर्मिंदा होंगे ये देख के, क्योंकि आपने न सिर्फ अब एक तो दीवार को गंदा किया है बल्कि उसके अलावा अपने मुल्क को कौम को नुकसान भी पहुंचाया है, क्योंकि ये हेरिटेज साइट है। इसके ऊपर आके आपने जो है उसकी बर्बादी कर दी ओरिजिनल मटेरियल की, और आपने ओरिजिनल मटेरियल के ऊपर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये देख रहे हैं और आप कुछ सीखेंगे इससे। इसके अलावा जिन लोगों ने कभी वॉल चॉकिंग नहीं की है वो ये बात देख लें कि अच्छी चीज़ नहीं है तो आप ना करें ये, अगर आप कभी आसार कदीमा की साइट्स पर जाते हैं, क्योंकि ये हमारा कौमी विरसा है। इसको बर्बाद करने की जगह इसको संभालने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी को ये करते देखें तो अथॉरिटीज़ को फ़ौरन कंप्लेन करें। यहाँ पर हर साइट के ऊपर तकरीबन कोई ना कोई अमला बैठा होता है, आप उनसे बात करें और उन्हें बताएं कि कोई शख्स वॉल चॉकिंग कर रहा है। और मेरा एक सजेशन ये भी है मेरी तरफ से कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इस पर बाकायदा सज़ाएँ रखें ताकि जो लोग ये करते हुए पकड़े जाएं उनको बाद में सज़ा भी दी जाए। अगर हम इस साइट को दरपेश कुछ और इश्यूज़ के बारे में बात कर लें तो एक इशू ये भी है कि एक ज़माने में ये बाग बहुत बड़ा हुआ करता था जो इस मकबरे के इर्द गिर्द है, अब भी बहुत बड़ा है, लेकिन ओरिजिनली ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसको 4 बाग की स्कीम के ऊपर बनाया गया था, यानी कि मकबरे की चारों साइडों पर बाग थे। कोशिश की जाए अगर उसको ओरिजिनल को रिस्टोर किया जा सकता है तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन जो बाकी इसकी रेस्टोरेशन का प्रोसेस है जो काफ़ी टाइम से शुरू हुआ है, तकरीबन 6-7 साल से, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप अगर सामने वाली साइड पे देखेंगे तो बाहर वाली साइड तो इसकी काफ़ी हद तक रिस्टोर हो चुकी है, लेकिन जैसे आपने अंदर देखा अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी सारी जगहें, एक्चुअली काफ़ी सारा पोर्शन मकबरे का वो अभी तक रिस्टोर नहीं हो सका प्रॉपर तरीके से। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी गवर्नमेंट अथॉरिटी से कि वो इस मकबरे की जो रेस्टोरेशन है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें ताकि ये एक ग्लोरियस स्ट्रक्चर के तौर पे सामने आ सके, क्योंकि ये हमारे कौमी हेरिटेज और विरसे का काफ़ी अहम हिस्सा है गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ
मलका नूरजहाँ इन सब कॉन्टिनेंट्स हिस्ट्री। इसके अलावा अगर हम इस साइट की सिक्योरिटी कंडीशन की बात करें तो वो बाकी आसार कदीमा की साइट्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप ऐसे ही नहीं आ सकते, मुंह उठा के। यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, बाहर 4 दीवारी है, सो दैट्स गुड। लेकिन एक और चीज़ का अगर ख्याल रख सकें यहाँ पर कि अगर यहाँ पर कुछ स्टाफ को तैनात कर दिया जाए जो वॉल चॉकिंग को रोक सके, क्योंकि जितनी भी रेस्टोरेशन एफर्ट्स हैं वो सारी बर्बाद हो जाती हैं अगर उनके ऊपर कोई वॉल चॉकिंग कर दे। यहाँ पे अभी नई रेस्टोरेशन के ऊपर भी वॉल चॉकिंग लोग कर गए हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि वो वॉल चॉकिंग को रोकने के लिए अथॉरिटीज़ जो है वो ज़्यादा एक्टिवली काम करें। और इसी के साथ जो है, इन सब दरख्वास्तों के साथ हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। आपके साथ ये पैगाम छोड़ जाएंगे कि जब भी आप मुग़लिया सल्तनत के बारे में सोचें, उसके बादशाहों शहज़ादों के बारे में सोचें, तो उस सल्तनत की मलकाओं और शहज़ादियों के बारे में भी ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि उनका भी उस सल्तनत के बनने में, उस सल्तनत के अरूज में और फिर बिलाखिर ज़वाल में उतना ही हाथ है जितना कि मुग़लिया सल्तनत के मर्दों का, शहज़ादों का या बादशाहों का है। तो ये चीज़ जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब तारीख़ को पढ़ें तो उसको एक अलग लेंस से भी पढ़ें। यहाँ पर हम अपनी विमेन एंड मुग़ल एरा की जो सीरीज़ है उसका इख्तिताम करते हैं। कुछ और साइट्स भी मौजूद हैं लाहौर में जो कि मुग़लिया दौर की हैं और मुग़लिया दौर की ख़वातीन से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन हम उनको वॉइस विरसा के आगे आने वाली एपिसोड्स में कवर करेंगे। अगली एपिसोड से हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज़, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगली एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुदा निगहबान।